व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है संडे। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे और काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर नया जानने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने बोला था कि डब्ल्यूटीओ के बारे में पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि एक ऐसी बॉडी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में व्यापार कैसे करते हैं तो उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, ताकि फेवरेबल माहौल बना रहे, सब कंट्री एक दूसरे के साथ में आराम से अपना व्यापार करते रहें। तो ये आर्टिकल में आज की डेट में जो जो भी चैलेंज हैं, जो बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है, और बहुत लंबे इशू जो पड़े हुए हैं जिनके ऊपर उनको बात करनी चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में और कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अगर फायर सेफ्टी के बारे में बात करें तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या अभी चाइना हरकत कर रहा है, इंडिया जो बेसिकली बॉर्डर पर, उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा। ठीक है, इसी के साथ में हम लोग क्या क्या दिक्कत अभी देखने को मिल रही है, क्यों हमारे देश में इतनी ज्यादा जो कोयले की शॉर्टेज रहने की वजह से बिजली में जो दिक्कत आई। ठीक है, डेंगू के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी, अगर नॉर्मली आप लोग देखो, आप लोग बोलते हो कि यार डेंगू का जो फीवर है वो इंसानों में फैल रहा है। ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में पता है कंडीशन क्या, अगर आप लोग ढंग से देखिए, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंसान को एक बार डेंगू का फीवर हो गया, वो इन्फेक्टेड हो गया। अब उस इंसान को अगर कोई मच्छर काटेगा ना, अब सोचिए कि इस इंसान को किसी मच्छर ने काटा, और ये मच्छर एक नॉर्मल मच्छर था, इसको कोई भी डेंगू इन्फेक्शन नहीं था। अब इस मच्छर को डेंगू इन्फेक्शन हो गया है। अब ये मच्छर इंसान को काटने के बाद में खुद इन्फेक्टेड हो गया है। अब ये जो इन्फेक्टेड मच्छर है, अब ये जिन भी इंसानों को काटेगा उनको अब यहाँ पर ये बेसिकली बीमारी फैलाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो कि सोचने में काफी सरप्राइज है, पूरी जिंदगी अब ये मच्छर जो है वो एक डेंगू इन्फेक्टेड मच्छर रहने वाला है। यानी कि एक बार अगर कोई मच्छर डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाता है तो ताउम्र वो यहां पर ये बीमारी फैलाता रहेगा। तो इस तरीके से काफी खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो क्या क्या चीजें उसके बारे में समझेंगे। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, जो कि अभी रिसेंटली कई सारे जो लोग हैं वो इलीगल शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। तो मैंने कहने का मतलब यह कि वीडियो को एंड तक देखना, बहुत प्यारा डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर लेक्चर सुनने के बाद में लगे कि पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करनी है, तो जाकर आप लोग टेलीग्राम देखेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि टेलीग्राम पर अभी आप लोग कई दिन की पीडीएफ बची हुई है, मैं आज शाम तक आप लोगों को सारी पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जाकर देखेगा, और आप लोग की जो रिवीजन की वीडियो है वो तो मैंने जो संडे वाली होती है वो तो डाली देती। बाकी अभी आप लोग की जल्दी ही जो मंथली रिवीजन की वीडियो है वो भी आने वाली है। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा मंथली करंट अफेयर बेसिकली कवर करेंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर देखेगा, उसको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और बाकी आज आप लोग का एक जो बेसिकली एथिक्स का आज आप लोगों का केस स्टडी दूंगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को निबंध दिया था लिखने के लिए, ये निबंध पास्ट में एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी में। ठीक है, केस स्टडी के लिए मैं आप लोगों को दूंगा, बेसिकली उसको अटेम्प्ट करना, तो यहाँ पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ। ओके, तो एक दूसरे का आंसर भी आप लोग रिव्यू कर लिया कीजिए, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिल जाता है। तो ये जरूर आप लोग कनेक्ट कीजिए। ओनली 2 ही टेलीग्राम है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे एसएलवी फैमिली के, और कोई भी टेलीग्राम अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज के डेट में वो फेक है। मैं कुछ भी प्रोवाइड वहां पे नहीं करा रहा हूं, वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी की सही जगह सही तरीके चीजों को देखें। ठीक है, अपना टाइम और जो पैसा है वो ऐसे ही बर्बाद न करें, देखकर चीजों को यूटिलाइज करें। ओके, अभी अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज के डेट में ये देखने को मिल रहा है, जो बार बार यहां पर कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से वर्ल्ड का जो व्यापार है जो ठप पड़ गया था उसको फिर से स्टार्ट करना है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार इसको आगे लेकर चलो। और अभी आप लोगों ने कई सारे एग्जाम भी दिए, स्टेट पीसीएस के दिए, ईपीएफओ का एग्जाम दिया, और कई सारे एग्जाम दिए। उसमें आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी होगी जो कि काफी सरप्राइज करने वाली है। वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला चीफ बनी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन रिपीटेडली यार हर एक एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और जब बनी थी, जब आप लोगों को बताया था, वो एक कहीं पर ये पूछ लिया कि कौन है वुमेन, कहीं पर ये पूछ लिया किस देश से वो आती हैं। तो इस तरीके से ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग रेगुलर देखने को मिले। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी कई बार यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग अपने पिटारे में रखेंगे तो उससे क्या होगा, आंसर राइटिंग में भी आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अभी यहां पर समझते हैं। और एडिटोरियल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, जैसा मैंने बताया था, एडिटोरियल आप लोग की नैया पार लगाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिकली बताता हूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक। ठीक है, इसके बाद में फिर आप लोग चीजों को आगे समझ पाएंगे अच्छे से कि आखिर बातें क्या होती है और क्या क्या चीजें हैं। तो पहले हम लोग बेसिक के ऊपर नजर डालते हैं, फिर आप लोग आगे चलिएगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ अभी रिसेंटली इसलिए न्यूज में आ गया था क्योंकि नाइजीरिया की नकोजी ओंकोजो एवेला, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि NOIA के नाम से आप लोग याद रखना,
ये पहली महिला अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए फेमस हो गया क्योंकि पहली महिला थी, ठीक है, और ऊपर से नाइजीरियन थी, इनकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल कर आती थी। तो ये पहली फर्स्ट अफ्रीकन ऑफिशियल जो वुमेन यहां पर ये बनी इस तरीके से। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। अब यहां पर एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है घुमा घुमा कर, ये बोलते हैं यार ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं, पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था? पहले इसको बोलते थे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT, ठीक है। तो ये बोलते थे बेसिकली इसको 1947 में इसको क्रिएट किया गया था। पर ये लगा यार ये जो GATT हम लोगों ने बनाया ना, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और चीजों को सुधारते हैं। और सुधार का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई थी उरुग्वे राउंड के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर उरुग्वे में यहाँ पर ये राउंड हुआ था 1986 में, 1986 में और 94 तक चला था। यानी कि 1986 से लेकर 1994 तक जो उरुग्वे के अंदर यहाँ पर ये मिले, तो वहां से चीजें कंटिन्यू हो गई थी, इसलिए यहाँ पर इसको उरुग्वे राउंड बोलते हैं। याद रखने के लिए कोई भी ऐसा मैप में क्वेश्चन बने उरुग्वे कहां पर है, परग्वे कहां पर है, ये कहां पर कंट्री है, तुरंत जाकर सर्च करो, लंबे समय तक अगर याद रखना है। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई। आप लोग को लेकर चलता हूं अमेरिका के अंदर में, खासकर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जब जाकर हम लोग चीजों को देखेंगे तो यहां पर ऊपर ब्राजील हो गया, नीचे यहां पर बोलिविया हो गया, यहां परग्वे हो गया, इसके नीचे उरुग्वे हो गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली उरुग्वे राउंड जहां पर आप लोगों को उरुग्वे देखने को मिला। तो यहां पर लगभग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो यहां पर 8 साल तक ये प्रक्रिया चली, डिस्कशन चला। जब ये प्रक्रिया डिस्कशन 8 साल तक चलती रही तो फिर WTO के ऑपरेशन यहां पर स्टार्ट हो गए 1995 में, और यहां पर इसको मार्कच एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। अब ये कहां पर है लोकेशन, ये आप लोगों का मैप बेस्ड, अरे यार चलो मोरक्को के अंदर है, मोरक्को को जाकर आप लोग मैप में नहीं हारिएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मोरक्को के अंदर कहां पर है, बेसिकली मोरक्को की लोकेशन देखिएगा। मोरक्को भी आप लोग को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब जैसे आप लोग यहां पर आएंगे ना, एक सेकेंड, ठीक है, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो ये है बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहां पर आप लोग कहीं मोरक्को देखने को मिल रहा होगा, अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। कहीं स्पेन के नीचे को थोड़ा सा जाओगे तो वहां पर देखिएगा चलिए देखिएगा, बेसिक पर्पज यार ये रहता है कि आप लोग आसपास वाली चीजों को देख लो, ठीक है। तो उसको जरूर देखना एक बार जाकर। तो ये WTO का जो मैंने फर्स्ट स्लाइड आप लोगों से डिस्कस किया, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्ट प्रीलिम्स में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने बोला था कि आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करूंगा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मुद्दा यहां पर निकल कर आता है अबाउट WTO, यहां पर एक प्रॉपर प्रक्रिया के थ्रू काम होता है, ठीक है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रक्रिया के थ्रू यहां पर काम लिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है यहां पर ये फॉलो की जाती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है यहां पर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी WTO के अंदर में। जनरल काउंसिल होती है यहां पर, ये बेसिकली क्या क्या डिस्प्यूट है, अलग अलग कंट्री के बीच में क्या लड़ाई चल रही है मुद्दों को लेकर, उनको ये बेसिकली सोल्यूशन निकालते हैं। और ट्रेड पॉलिसी है उनको रिव्यू करते हैं, क्या क्या सही है क्या गलत है। गुड्स के बारे में बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो यहां पर बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वाला मुद्दा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए बोलता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट तो करते हैं हम, ठीक है। यानी कि हम लोग मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, और फिर बाद में चलकर क्या करता है, कोई भी उसको उठाकर कॉपी मार लेता है और फिर अपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यूएसए इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में रहता है, तो इसलिए यहां पर काफी ज्यादा इसका भी इशू रहता है। और गुड्स जो है वो सामान लाना ले जाना, कौन कंट्री कितनी सब्सिडी दे रही है, ये वाला मुद्दा देखा जाता है। और यहां पर सर्विसेज जो है ऑलरेडी जो ऑनलाइन प्रोवाइड करा रही है दुनिया भर की ई कॉमर्स जो सर्विस जो वेबसाइट बन गई है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, दुनिया भर की आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है ना, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो WTO बेसिकली यहां पर इन सबको कैसे ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलना है उसके ऊपर काम करता है। तो मेन डिफरेंस अगर कोई पूछ ले यार ये GATT आप लोगों ने बना दिया और पहले WTO था, इसमें मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यहां पर यह कि GATT जो था वो मोस्टली यहां पर ट्रेड करता था गुड्स के बारे में, यानी कि सामान लाना ले जाना हो गया, उसको देखता था ये। पर लेकिन अभी जो नया आया यहां पर ये क्या करते हैं, ये यहां पर बेसिकली अलग अलग मुद्दों पर काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आज की डेट में जो आज की डेट में GATT है, यहां पर जो WTO है वो क्या करेगा, आप लोगों को सर्विस के बारे में बात करेगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेगा, जैसे ट्रेड हो गया, क्रिएशन हो गया, डिजाइन हो गया, ठीक है, यहां पर इन्वेंशन हो गया, इन सब मुद्दों के बारे में भी ये बात करते हैं। तो हेडक्वार्टर कहां पर इसका, ये जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों का इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंपोर्टेंट मुद्दा हो गया जिसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में जो मेंबर है यहां पर वो लगभग आज के डेट में 164 यानी कि 164 मेंबर है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन भी ऐसे मेंबर के तौर पर है, ठीक है। 23 ऑब्जर्वर हैं, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, भूटान हो गया, लीबिया हो गया, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये इंपॉर्टेंट है, 1947 में हम लोग GATT जब हुआ करता था उसी में है, और आगे चलकर अब WTO बन गया तो उसका भी हम लोग पार्ट है, ठीक है। तो कई बार स्टेटमेंट देता है कि इंडिया इज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर, तो ऐसी स्टेटमेंट देकर आप लोग कंफ्यूजन में डालेगा, नहीं भाई साहब इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ में, इतने दिन से जुड़े हुए आपके साथ में, तो ऐसा मत करो तो इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ये यार इसके यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वाला मुद्दा आप लोग को देखने को
मिलेगा। इसके बारे में अगर बात करें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि यार इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है ना वो एक प्रॉपर रूल के थ्रू हो, ऐसा नहीं कि कोई आकर कुछ भी दादागिरी दिखाए, उल्टी सीधी हरकतें करे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर उसको नेगोशिएट करो, मॉनिटर करो, ताकि चीजों को रिजोल्व किया जा सके। कोई लड़ाई हो गई है उनके मुद्दों को सुलझाओ। ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ऐसा नहीं कि जो अमीर कंट्री है उनके फेवर में डिसीजन ले रही है और गरीब कंट्री को दरकिनार कर दे रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहां पर बेसिकली कोऑपरेट करना चाहिए मेजर इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनके साथ में मिलकर यूएन हो गया, इनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि बेसिकली जो गरीब कंट्री है सबसे ज्यादा दिक्कत तो उनकी है। अमीर तो यार अपना सोल्यूशन कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के पास से पैसा है तो वो तो अच्छे से अपनी अच्छी सर्विस लेगा हेल्थ की कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है, खूब अच्छे अच्छे विटामिन प्रोटीन खाएगा। अब गरीब इंसान है उसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर अलग से फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए, तो उस कंट्री को ढंग से लेकर चलना चाहिए। अब इसी मुद्दे के बारे में जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी प्यारी कई सारी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग यहां से बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये बन जाएगा, अभी इसको बोला गया MC12, ठीक है। तो MC का क्या मतलब, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मैंने बोला था ना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो सबसे ऊंची बॉडी होती है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग वाली। तो ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये 12वें नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो याद रखना ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये जो है 12वें नंबर की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये अभी यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। नॉर्मली कहां पर ये डिसाइड की गई थी, ये कजाकिस्तान में होने वाली थी, पर कोविड-19 के चलते ये वहां पर नहीं हो पाई, तो इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि होनी कहीं और थी, अब हो कहीं और रही है, तो वो भी न्यूज में रहता है, तो इसकी वजह से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साहित है सब, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करना है, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है, जो मैंने बताया ना पहले, वैसे क्या था, मोरक्को के अंदर मार्कस एग्रीमेंट हुआ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसी की वजह से डिस्टेब्लिश किया गया। तो अगर क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किनसे एग्रीमेंट से ये स्टैब्लिश किया गया, तो मार्कस एग्रीमेंट से इसको एस्टैब्लिश किया गया, जो कि मोरक्को के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां पर यह है कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलेंगे, तो उसके ऊपर फोकस इनका दिया जाना है, तो उसी को लेकर ये बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो जो मार्कस एग्रीमेंट है जो मैंने अभी बताया उसको याद रखना, मार्कस एग्रीमेंट से इसको एस्टैब्लिश किया गया, पर लेकिन याद रखिएगा जो मैंने बताया ना उरुग्वे राउंड जो चला लंबे समय तक, वो उरुग्वे राउंड आप लोगों को नहीं बोलना है। तो मार्कस एग्रीमेंट जो है वो बाद में आया, उरुग्वे राउंड पहले आया। उरुग्वे राउंड ने चीजें स्टार्ट कर दी थी, उसके बाद में आगे मार्कस एग्रीमेंट ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 123 देशों के अंदर ये समझौता हुआ, इसको तब इंप्लीमेंट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि कंफ्यूजन में नहीं आना है। बात करता हूं आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में। सबसे पहला आईपीआर का इशू है, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैक्सीन बोलते हैं। अब आज के डेट में बात करें कि जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, इसी के साथ में मान लीजिए आज के डेट में जर्मनी हो गया, ठीक है, इसी के साथ में फ्रांस हो गया। मान लीजिए इन सब कंट्रीज ने अपनी कोरोना वायरस की दवाई बना ली है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यूएसए ने, जर्मनी ने और फ्रांस ने या फिर यूके ने, इन सब ने अपनी कोरोना वायरस की जो दवाई है वो बना ली है। अब कोरोना वायरस की दवाई में इन्होंने काफी ज्यादा पैसा लगाया, पैसा पानी की तरह बहा दिया, अपना टाइम भी लगाया। अब ये चाहेंगे कि वो टाइम लगाया, पैसा लगाया, उससे ये अब यहां पर पैसा कमाया जाए, पैसा यानी कि डॉलर कमाया जाए इनके द्वारा। अब इसके क्या करेंगे, इस दवाई को ये बेचना स्टार्ट करेंगे। अब ये दवाई जो बेचना स्टार्ट करेंगे, ये दवाई का प्राइस काफी महंगा होगा, क्योंकि उन्होंने टाइम लगाकर उसको इन्वेस्ट कर बनाया, तो उस दवाई से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या किया, इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला कि यार ये जो दवाई इनके द्वारा बनाई गई ना, इस दवाई को आप लोग बेसिकली पेटेंट फ्री कर दो, यानी कि एक तरीके से इसके ऊपर जो रॉयल्टी जाती है वो हटा दो। इससे दवाई अगर 5,000 की आती है, मान लीजिए दवाई अगर 5,000 की आती है, तो ये दवाई जो है वो 500 रुपए की आने लगेगी। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। पर लेकिन उस टाइम पर जैसे यूएसए भी अड़ गया, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उस टाइम पर बिल गेट्स का भी स्टेटमेंट आया था कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बिल गेट का काफी क्रिटिसिज्म भी होता कि वैसे तो यार तुम बहुत ज्यादा हेल्प करते हो दुनिया की, पर लेकिन अब इस टाइम पर आकर ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों की। क्योंकि ये माना जाता है कि कोरोना वायरस ऐसे नहीं मिटेगा। आज की डेट में कई सारी कंट्री ऐसी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, जहां 1% से भी कम लोगों को अब तक वैक्सीनेशन की दवाई, वैक्सीनेशन एक तरह वैक्सीनेट किया गया है, टीका दिया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से, इस तरीके से अगर आप लोग सोचकर चलोगे कि पैसा कमाना है तो कैसे इनका काम चलेगा। हाँ, खर्चा निकाल लो आप लोग, हम ये नहीं कह रहे फ्री में दे दो, कम से कम खर्चा निकाल लो। जो भी आप लोग को लगता है कि हाँ ये आप लोग खर्चा लग रहा है, तो उसको आप लोग निकाल लीजिए, तो उस तरीके से उसको प्रोवाइड कराइए। यानी कि ऐसा नहीं आप लोग यहाँ पर
कि आप लोग 15-15 हजार रुपए के डोज यहां पर दे रहे हो, ठीक है। ऐसा करो कम से कम यार, उनको अगर 15,000 के दे रहे हो तो कोशिश करो कि उनसे 500 के मतलब कर लो कम से कम, ठीक है। उस तरीके से जहां पैसा कमाने वाली बात है वहां से पैसा भी कमा लो, अमीर कंट्री जो है उनसे पैसा कमा लो, आप लोग उनको डोज बेच लो जो आराम से खरीद सकते हैं आपके। तो इस तरीके से यहां पर बात की गई। तो इस मुद्दे के बारे में हालांकि बाद में आके जो बाइडेन ने बोल भी दिया कि हाँ ठीक है इस मुद्दे को देखेंगे, पर लेकिन उस तरीके से उस मुद्दे को नहीं देखा गया जिस तरीके से यहां पर बोला था, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह कि कथनी और करनी में काफी ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर आएगा। बोला तो गया कि हाँ चलो इस मुद्दे को देख लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, पर लेकिन रिजल्ट में जब बात करेंगे अब तक भी ये मुद्दा जो है वो लटका पड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आज के में सोचने वाला यही है कि इस मुद्दे के ऊपर कैसे काम करना है, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चलना है, क्योंकि इसमें एक मुद्दा नहीं है दवाई बनाने वाला, यहाँ पर दवाई वैक्सीन देखने को मिलेगी, मेडिसिन देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में यहाँ पर मेडिकल प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर वैक्सीन और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। जब कोई बीमारी होने से पहले एक तरीके से क्योर करने के लिए इंसान को जो टीकाकरण किया जाता है बेसिकली उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, पर लेकिन मेडिसिन क्या होती है, जब इंसान बीमार हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं मेडिसिन ले ले, ठीक है। तो एक तरीके से प्रिवेंशन है वैक्सीन और मेडिसिन है क्योर, ठीक है। यानी कि जब कोई इंसान बीमार है तो उसका क्योर करने के लिए, इलाज करने के लिए मेडिसिन का यूज करते हैं, और जब तक कोई इंसान जो है वो अभी पहले से इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए पहले से टीका लगवा ले, कभी आगे बीमारी ना हो जाए, तो उसको वैक्सीनेशन की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन हमेशा प्रिवेंशन का काम करता है, और जो बेसिकली जो मेडिसिन है वो हमेशा क्योर का काम करता है, ठीक है। तो पीवीएमसी, तो इस तरीके से देखना इसको। तो बोला यह गया कि यहां पर जो भी वैक्सीनेशन है, जो मेडिसिन है और जो अदर मेडिकल प्रोडक्ट है उनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो बिना आईपीआर की रिस्ट्रिक्शन के उनको प्रोवाइड कराना चाहिए। तो इंडिया ने ये बात बोली, हालांकि स्टार्टिंग में किसी ने मानी नहीं, फिर आगे चलकर कई सारी कंट्रीज के ऊपर सहमत हुए, अब चलकर यहां पर इस बातों को मानने के लिए तैयार है। तो पहला मुद्दा तो यही है जो कि यहां पर डिस्कस करने लायक है, और ये आंसर राइटिंग में आप लोग पॉइंट के तौर पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। मुद्दा नंबर दो आता है यहां पर, ये काफी इंपोर्टेंट है, ये है बेसिकली फिशरी के बारे में। आज की डेट में मछली पकड़ना जो है वो एक काफी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी हो चुका है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो काफी लार्ज स्केल पर मछली पकड़ती हैं। इवन यहां पर इंडियन ओशन के अंदर भी आकर कई सारी कंट्री, आप लोगों को जो दूसरी कंट्री है वो अपने अपने एरिया पकड़कर यहां पर मछली पकड़ने का काम करती है अलग अलग एरिया में। और कई सारे रीजन तो ऐसे हैं जहां पर चाइना अगर बात करूं मैं यहां पर, जैसे यहां पर अगर बात करें साउथ चाइना सी की, तो चाइना यहां पर इतना दबदबा दिखाता है, किसी को कुछ काम ही नहीं करने देता है, तो यहां पर सब एरिया में वो खुद ही काम करता है। और इसी तरीके से इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब यहां पर श्रीलंका चिल्लाता रहता है कि इंडिया जो है वो काफी लार्ज स्केल पर मछली पकड़ कर ले जाता है, तो उसके पास में ट्रोलर है। तो ये जो ट्रोलर है इसको यूज करने के ऊपर काफी बड़ी बात चल रही है कि ये ट्रोलर कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो मछली की ब्रीडिंग साइकिल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि एक तरीके से मछली है आज के में, वो आज के में आगे चलकर बच्चे देगी तो उससे फिर बड़ी मछली बनेगी। सोचो अगर ये प्रेग्नेंट मछली को ही पकड़ के ले गया, ठीक है, उसको मार के खा गए। सोचो अगर यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले गए, आगे उनको बढ़ने ही नहीं दिया, तो किस तरीके से काम चलेगा। तो ट्रोलर जो है यहाँ पर ये कई बार कई तरीके से नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये तो यहां पर बात की जा रही है मिड वाटर ट्रोलर, एक होता है नीचे ग्राउंड में लग के चलता है जो ट्रोलर, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर ट्रोलर चलते हैं। तो जो कंट्री टेक्निकली काफी पावरफुल है वो ये ट्रोलर यूज करती है, और गरीब कंट्री जो है वो दिक्कत में पड़ जाती है। तो यहां पर ये बोला है कि जो सब्सिडी दी जाती है, जो फिशरी सब्सिडी यहां पर देखने को मिलती है, कई बार यहां पर काफी लार्ज स्केल पर नुकसान पहुंचाती है। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे किसानों को सब्सिडी देने की बात करते हैं। हमारे देखिए आप लोगों को समझाते हुए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा, थोड़ा सा यहां पर इसको ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें दो कंट्री के बारे में, एक साइड में हो गया जैसे यूएसए, ठीक है, दूसरी साइड में हो गया इंडिया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये बनता है जैसे यूएसए हो गया, तो यूएसए में जो किसान है वो अपने खेतों में मान लीजिए उन्होंने गेहूं उगाया, ठीक है, व्हीट उगाया उन्होंने अपने खेतों में, या फिर उन्होंने अपने खेतों में शुगर कैन यानी कि गन्ना उगाया। अब ये जो गन्ना उगाने में इनकी लागत लगेगी, उसमें ये क्या करेंगे, उसमें सीड यानी कि बीज भी लेकर आएंगे, उसमें फर्टिलाइजर वगैरह लगाएंगे, उसमें ये फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह, ये पानी भी देंगे, वहां पर सिंचाई करेंगे, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर और भी जो भी मुद्दे होंगे वो सारा पैसा इसके ऊपर लगाएंगे। अब सोचो ये सारा पैसा लगाने के बाद में इनकी जो कॉस्ट आ गई, 1 किलोग्राम जो गेहूं ये लेकर आए उसकी कॉस्ट पड़ गई यहाँ पर इनकी मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है। हालांकि महंगा हो गया, मैं वैसे बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो 100 रुपए मान लीजिए किसान की कॉस्ट पड़ गई। अब 100 रुपए में से इनको यहाँ पर जो पैसा दे दिया, यहाँ पर इनको दे दिया बेसिकली गवर्नमेंट ने 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। अब इनका जो कॉस्ट है ओनली 50 रुपए रहेगा किसानों, क्योंकि 50 रुपए गवर्नमेंट ने दे दी। अब ये अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में अगर ले जाकर बेचेंगे 75 रुपए में, तो भी इनको 25 रुपए का फायदा देखने को मिलेगा किसानों को, जो कि यूएसए के किसान है। पर लेकिन अगर सेम फंडा अगर आप लोग अपने किसानों के बारे में बात करें, इनकी इंडिया के अंदर जो किसान है वो भी ऐसे प्रोडक्ट को उगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनका बीज भी महंगा आ रहा है, उसमें उसको पानी का भी वो देना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर बहुत महंगा आ रहा है, उनको वो प्रोडक्ट बनाने में लग गए बेसिकली मान लीजिए 120 रुपए, ठीक है।
हमारे किसानों को। अब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने यहां पर दी बेसिकली 20 रुपए की सब्सिडी, ठीक है, तो फिर भी हमारी कंट्री का जो गेहूं है मार्केट में आएगा वो क्या होगा, वो 100 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में जाएगा। अब ये 100 रुपए पर केजी के हिसाब से जो ये मार्केट में जा रहा है, इसको जब कंपेयर करोगे यूएसए का जो गेहूं आ रहा है 75 रुपए पर केजी के, तो 25 रुपए का फर्क हो गया यहां पर, यानी कि यूएसए वाला सस्ता है और हमारे वाला महंगा हो गया। अब मान लीजिए आप लोग हैं, कोई ए बी सी कोई पर्सन गेहूं खरीदने जाते हैं। अब ये बताइए आप लोग कौन सा गेहूं खरीदेंगे, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, दो गेहूं हैं अलग अलग प्राइस के, तो आप लोग सीधा सीधा जाकर यूएसए वाला गेहूं खरीदोगे। तो यही फंडा आप लोग को देखने को मिलता है बेसिकली जब मछली की सब्सिडी के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो बेसिकली जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्री होगी, उनका जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है, उनके फिशरमैन को काफी ज्यादा सब्सिडी दी जाती है, तो उनका फिशरमैन जो है अपनी मछली के प्रोडक्ट को मार्केट में सस्ता रखता है। तो इससे हमारे जैसी कंट्री जहां पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर लोग जो है मछली पालन के ऊपर और मछली पकड़ने के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी दिक्कतें देखने को मिलती है, उनकी रोजी रोटी जो है खतरे में पड़ जाती है। तो जैसे कि कोस्टल एरिया के बारे में बात करें तो 9 ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया में आते हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य कहीं ना कहीं काफी लार्ज स्केल पर इन सब चीजों की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे थ्रेट हो जाते हैं हमारी कंट्री की बेसिक लाइवलीहुड, जो कि फिशरमैन इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसके चलते ये भी एक मुद्दा है कि सब्सिडी कितनी देनी है और कैसे लेकर चलना है, तो इसके बारे में बात की जाती है। ई कॉमर्स के बारे में बात की जा रही है, तो ई कॉमर्स वाला भी मुद्दा है यहाँ पर। ई कॉमर्स जो कंपनी है आज के में आप लोगों को पता है उनके ऊपर काफी सारी बातें चल रही है, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर ये कि वो चाहती है हमारी कंट्री का डेटा निकालकर वो लेकर जाए। इस मुद्दे को मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा, थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आप लोग एक और मुद्दा देख लीजिए यहां पर, ठीक है, एक सेकेंड, ये ई कॉमर्स वाला मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर डिजिटल बेसिकली डेटा के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अभी रिसेंटली क्या किया गया, कई सारी कंट्री ऐसे उन्होंने बोला कि डिजिटल डेटा को फ्लो करते हैं, तो फ्री फ्लो होना चाहिए डेटा का, ठीक है, मतलब कोई क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, क्या क्या चीजें, उसका सारा फ्लो होना चाहिए। तो कई सारी कंट्री, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैक्सिको हो गया, सिंगापुर हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, इन्होंने मिलकर ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्री फ्लो करेंगे डेटा का। पर इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो कंट्री है जो रिस्ट्रिक्शन रखती है, तो इसको चलते काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पर। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर एक तरीके से UNCTAD डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट तो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। तो अभी मुद्दा यहाँ पर ये है कि ई कॉमर्स वाला मुद्दा जो है उसमें लेकर डेटा को लेकर कई सारे मुद्दे ऐसे यहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक मुद्दा है जिसके ऊपर WTO को फोकस देकर चलना चाहिए। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर चल रहा है, ये बेसिकली ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, आज के में इसको बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स इंसान पे करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल, यानी कि हम जैसे लोग, ऐसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स होता है कंपनी का, यानी कि कंपनी का इनकम टैक्स जो है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ये कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो अलग अलग कंट्री अलग अलग लगाती है, कोई यहाँ पर 15% लेती है, तो कोई 20 लेती है, कोई 25 लेती है, कई ऐसे भी है 30 से भी ऊपर चली जाती है। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो वहां पर 100 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है, अब एक कंट्री में उसको 15 करोड़ रुपए टैक्स देना है, एक में उसको 20 देना है, एक में 25 देना है, एक में 30 देना है, तो कहां पर रहेगी, वहां पर जाकर रहेगी ना जहां पर 15 करोड़ टैक्स देना है। कई सारी कंट्री ऐसी हैं 1 या फिर 2% भी टैक्स लेती हैं, तो वहां पर उनको 1 करोड़ देना पड़ेगा, 2 करोड़ देना पड़ेगा, तो वो कंट्री वहां पर जाकर अपने बेस बनाएगी जहां उनको बेसिकली टैक्स ही नहीं पे करना है, ना के बराबर पे करना है। तो इसके चलते ये बोला गया कि जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो बोल रही है कि सारी हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो बाहर जाकर अपने बेस बना रही है और बताती है कि वहां पर हमारा प्रॉफिट है, यानी कि टैक्स बचाती है। तो इनके द्वारा बोला गया कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए। तो ये भी अब WTO में अभी मुद्दा रखने वाले हैं यहाँ पर कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ताकि कहीं भी कोई चले जाए कंपनी कम से कम 15% उसको टैक्स पे करना पड़े। देखिए गवर्नमेंट आप लोगों के ऊपर खर्च कैसे करती है, हेल्थ की सर्विस फ्री प्रोवाइड करा दी, एजुकेशन की सर्विस फ्री प्रोवाइड करा दी, सब्सिडी खाने में दे दी, तो ऐसा थोड़ी ना इनके पास में अलादीन का चिराग है कि घिसकर आप लोग इसलिए पैसा ले आते हैं, नहीं, ये दूसरों से पैसा लेते हैं और आप लोगों को पैसा देते हैं, ठीक है। तो रॉबिन हुड वाली अप्रोच अपनाते हैं कि अमीरों से पैसा ले लिया और गरीबों को पैसा दे दिया। तो इसी तरीके से यही होता है एक प्रक्रिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास में कुछ भी चीजें होंगी, जैसे मैंने आप लोगों को जब उस टाइम पर किताबें दी कई सारे बच्चों को, ठीक है, तो क्या था, तो जिन ने बेसिकली वहां पर उसको ज्वाइन किया था वहां से पैसा आ रहा था, तो मैं सबको किताबें प्रोवाइड कराई थी, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है कि एक इंसान दे रहा है तो दूसरों को देता है, क्योंकि अकेला कोई ऐसा नहीं है कि पूरा इतने धन्नड़ सेठ बैठा है कि सारा पैसा उसी के पास में कहीं से ला कर दे देगा। तो ऐसा ही होता है कि जिसके पास में है वो थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दे, जिसके पास में नहीं है उस तक पहुंच जाए। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर रहती है। अगर अमीर कंट्री के पास में पैसा ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे वो दवाइयां बनाने में पैसा खर्च करेंगे, कैसे वो कोई और चीजों को इन्वेस्टमेंट करने में खर्च करेंगे जब उनके पास में पैसा ही नहीं रहेगा, कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे चलाएंगे। तो मिनिमम 15% तो टैक्स कम से कम होना चाहिए ना, जो कंपनी कमा रही है 15% टैक्स दे। तो ये बोला गया और इसी को लेकर ये आगे चले, ठीक है।
तो ये मुद्दा भी अभी यहां पर आगे आएगा कि इसको कब तक इंप्लीमेंट करना है। एक और काफी बड़ा मुद्दा चलता है, अगर आज की डेट में मान लीजिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है अमेरिका में जाकर, ठीक है, या फिर आप लोगों को जापान में जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लोग जहां पर इन्वेस्टमेंट करें कि आप लोग सिक्योर हैं, तो ये काफी बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि वहां पर जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी होंगे, एक तरीके से आप लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टर होंगे, तो अब दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है, एक तो मुद्दा ही रहता है। दूसरा, प्रोटेक्ट कैसे करना है इन्वेस्टर को, उसका इंटरेस्ट जो काम करने जा रहा है, पता चला उसने अपने वहां पर 1 बिलियन 2 बिलियन रुपीज जो है वो इन्वेस्ट कर दिए और वहां पर चलकर कल को दिक्कतें होगी, दंगे फसाद हो गया, कुछ उल्टी सीधी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लेकर आ गई, इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल जाएगी, तो उसको कैसे बैलेंस लेके चलना है, तो इसके ऊपर मुद्दा है। पर लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके द्वारा बताया गया, यह ज्वाइंट, जो ये याद रखिएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव किसका है, तो WTO के अंदर यहां पर ये इनिशिएटिव है जिसको ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव बोले। इस इनिशिएटिव के अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो WTO है ना, आज के डेट में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेसिक मुद्दा ये आ रहा है कि जैसे कि आप लोगों को कैबिनेट देखने को मिलता है ना, कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, उनमें से कैबिनेट कुछ लोग हो गए और वो कैबिनेट डिसाइड कर लेंगे कि क्या इंप्लीमेंट करना है और सबको बता देंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट कर लिया जाएगा। तो ऐसा ही एक यहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव यहाँ पर WTO के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें डेवलप्ड कंट्री अपने आप मिलकर कुछ एजेंडा डिसाइड कर रहे हैं और फिर यहाँ पर दूसरी कंट्री के सामने रख दे रहे हैं लाकर कि टेक इट और लीव इट, यानी या तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लो या फिर इसको छोड़ दो, तो इसके बेसिस पर उनके सामने लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर राइटर ये बोले हैं यार ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर रहा नहीं, ये तो WTO ने अपने हाथ में, बेसिकली अमीर कंट्री ने अपने हाथ में बागडोर ले ली, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि या तो कर लो या फिर निकल जाओ, तो ये सही तरीका नहीं। यहां पर सब कंट्री के सामने सारी चीजें आनी चाहिए, उसको डिस्कस करें, डिबेट करें, अगर अच्छा लगता है तो इंप्लीमेंट करें, नहीं तो नहीं करें। ये क्या तरीका है कि कुछ 15-20 कंट्री मिल गए, उनके द्वारा बोला कि हम लोग इसको डिसाइड करेंगे और फिर सबके सामने रखेंगे, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने साफ साफ मना किया इसको, उन्होंने साफ इसको ज्वाइन करने से बिल्कुल मना कर दिया, तो उसकी वजह से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव किसका है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप कंट्री के द्वारा रखा गया, तो ये एक मुद्दा काफी बड़ा था। बाकी यहां पर यूएसए और चाइना की जो ट्रेड वॉर चल रही है वो एक काफी बड़ा चैलेंज काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर कैसे आगे चलना है, तो इसकी वजह से यहां पर ऑपरेशन काफी इफेक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, कई सारे ट्रेड व्यापार ये इंपैक्ट हुए इसकी वजह से, तो वो चीजें यहां पर देखने को मिली। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करें कि किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, कई बार डेवलपिंग कंट्री जो होती है, इनके जो गरीब कंट्री है, उनका मुद्दा जो है वो सामने नहीं रखा जाता है, डेवलप कंट्री का मुद्दा तुरंत सामने आ जाता है निकल कर, ठीक है। तो डिफरेंस ट्रीटमेंट यहां पर देखने को मिलता है अलग अलग कंट्री को, वो कैसे लेकर चले। ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड वाला मुद्दा मैंने बताया था यहां पर, ठीक है, अभी बात की जा रही है तो इसको कैसे लेकर चलना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो सब्सिडी है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो इंडिया जैसी कंट्री आज के में फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आ रही है, तो ये बोलते हैं अपनी कंट्री में कितनी सब्सिडी दे दी उन्होंने, 2 रुपए 3 किलो के हिसाब से लोगों को चावल दाल प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई साहब हम बेच नहीं रहे हैं उसको, हम लोग लोगों की भूख को शांत कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से चावल देकर हम लोग मुनाफा कमा रहे हैं, सब्सिडी दे दी, तो बदतमीजी वाली बातें करेंगे लोग। तो इस तरीके से ये भी कई सारे मुद्दे हैं, बोलते हैं इंडिया इतनी सब्सिडी क्यों देता है, तो ये वाले मुद्दे, अरे यार भूखे मर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे भाई साहब, 2 रुपए के हिसाब से पैसा कमा रहा है कोई यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली बात होगी, तो इस तरीके से नहीं है, ये तो वही बात होगी कल को चलकर कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो बोले कि लोगों को मैं तुमको 5 रुपए में 10 रुपए में खाना प्रोवाइड कराऊंगा, ये कहने लगे यार कितनी छोड़ दे रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये तो पैसे कमा रहा है, 5 रुपए पैसे कमा रहा है, खर्चा निकल जाए उसका वही काफी है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया में अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया WTO का, इसके अंदर टोटल मिलाकर पास्ट में 5-6 आर्टिकल आए थे अभी रिसेंटली, जो अलग अलग टाइम पर कुछ मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए थे, और अलग अलग जगह से सारी चीजें उठाकर ये पूरे इसके अंदर आप लोगों को जो आर्टिकल देखने को मिलेंगे वो सबका निचोड़ है। WTO के बारे में सारी बातें मैंने बता दी, क्या क्या चैलेंज चल रहे हैं WTO के बारे में, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और जो लेटेस्ट आर्टिकल में जो सारी चीजें थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो अब WTO कैसे काम करता है, क्या है WTO के अंदर, लेटेस्ट इसकी जो हेड कौन है, वो सारे मुद्दे आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गए। इसीलिए मैंने बोला था कि इसको टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने इसको मिस किया था। बेसिकली कोई आर्टिकल अगर छोड़ता हूं ना तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो आर्टिकल काफी डिटेल में आने वाला है, और उस आर्टिकल के साथ में बहुत सारी और भी चीजें आने वाली है, तो उसको आप लोग टेंशन मत ले कीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बस आप लोग पढ़ा कीजिए अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, एक मुद्दा यहाँ पर अभी हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, ये बेसिकली कहां पर, ये है बेसिकली अहमदनगर, ठीक है। तो इसके अंदर जो आग लगी, तो कई बार हॉस्पिटल के अंदर आग लग जाती है, कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, इवन 11 कोविड-19 के पेशेंट थे उनकी भी डेथ होगी, ठीक है, वो बेचारे वैसे ही जूझ रहे थे, इसकी वजह से और जान चलेगी। देखिए मुद्दे कई सारे होते हैं जब यहाँ पर आग लगती है। अभी रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर में, अगर आप लोग देखेंगे, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी इसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो कई जगह आप लोगों को आग लगी हुई देखने को मिलती है, कई सारे लोगों की जान चली जाती है, कई सारे बिल्डिंग में कई सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो एनसीआरबी इसका डेटा इकट्ठा करता है, तो ये किसके अंदर आता है एनसीआरबी, बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बताइए चीजें। अगर बात करें लीडिंग कोच जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, वो मुद्दा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में और कोई की लापरवाही आप लोगों को देखने को मिलेगी,
ये एक तरीके से कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जैसे कि उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो गई, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो हॉस्पिटल की आईसीयू यानी कि इंटेंसिव एयर यूनिट, उसके अंदर ऑक्सीजन काफी लार्ज स्केल पर रहती है, ठीक है। अगर वहां पर जरा से भी कुछ लीकेज हो गया तो तुरंत आग पकड़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए आईसीयू में सबसे ज्यादा आग लगती है आप लोगों को नजर आती है। तो इसलिए कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। ऐसे प्रोविजन है कि इनको रोकना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल है। इवन संविधान के अंदर भी अगर बात करें तो फायर सेफ्टी के बारे में बात की है, तो इसको स्टेट सब्जेक्ट बनाया गया है। यानी कि संविधान के अंदर जब आप लोग बात करते हैं लिस्ट कि यहाँ पर कौन कौन सी लिस्ट है, तो यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। तो फायर सेफ्टी को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 12th शेड्यूल के अंदर रखा गया है। आर्टिकल 243 क्या जो डब्ल्यू सेक्शन है यहाँ पर, तो म्युनिसिपैलिटी के अंदर में इसको बेसिकली रखा गया है। अगर कहीं पर ऐसी कोई आग लगती है तो उसको रोका जा सके। हमारी कंट्री में मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज है यहाँ पर 2016 के, उसके बेस पर किस तरीके से बिल्डिंग बनानी है, क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती है। पर लेकिन रूल और रेगुलेशन है, पर लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप लोग रिवीजन कर लो, बहुत कम बच्चे रिवीजन करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है फिर, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि हाँ सर हैं बोल रहे हैं बस ऐसे, आप लोग को अलग ही माहौल में रहते हैं। अभी जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोला कि जितनी भी वीडियो आप लोग की बची हुई है पीछे की, जो भी आप लोगों ने छुट्टी अभी ली है दीपावली पर, जो आप लोग एंजॉय करके आए हैं, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आके बैठकर आराम से अपने सारे बेसिकली डेटा को कंप्लीट करेंगे। जो वीडियो उनकी छुट्टी उनको कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर वे में अपना रिवीजन करेंगे। कुछ ऐसे होंगे चलो जो छूट गई आगे बढ़ते हैं, अब वहीं से 2-3 क्वेश्चन आ गए, अब जो आगे बढ़ने वाले हैं वो वहीं पर ही पीछे रह जाएंगे, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो हर एक बच्चा जो है वो अलग कैटेगरी का रहता है, ठीक है। इसलिए मैं तो पढ़ाने वाला अकेला ही हूं, अब 40-50 हजार लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां पर रेगुलरली। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अब उन लेक्चर को देखकर कितनों का सिलेक्शन हो रहा है जो उसको प्रॉपर वे में लेकर चल रहे हैं। तो मैंने कोई कमी नहीं की, यहां पर कमी कहां पर है, एक तरीके से इस लेवल पर कमी आ जाती है कि आप लोग लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से चीजों को लेकर नहीं चल पाते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अवेलेबल सारी चीजें हैं, पर लेकिन कर कौन रहा है वो देखना है। पॉइंट स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करेंगे, चीफ फायर ऑफिसर कहां पर है, ठीक है। डेवलप अगर बात करें यहाँ पर डेवलपमेंट जो ऑथोरिटी रहती है इस पर्टिकुलर फील्ड में, वो कैसे चीजों को लेकर चलती है, क्लियरेंस कौन दे रहा है बिल्डिंग के अंदर, वो सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लैक ऑफ जो यूनिफाइड सर्विस, इसी के साथ में इनएडुकेट मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं देखने को मिलते हैं कि आप प्रॉपर में मॉडर्न इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में कहीं पर फंडिंग नहीं रहती है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, पैसा नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं है, ठीक है, एक तरीके से जहां पर लोग ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए, और लोगों की तो बात छोड़िए, जनता को भी अवेयरनेस नहीं लाई गई कि कल को कोई आग लगती है तो क्या मुद्दे यहां पर होना चाहिए, कैसे आप लोगों को यहां पर काम करना चाहिए, तो लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, तो वो भी हम लोग नहीं करते, तो ये भी मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आगे चलता हूं, यहां पर ये डेली कोविड-19 के जो केसेस हैं, बोला गया कि 9 मंथ लो हो गए हैं, यानी कि 9 महीने में सबसे कम केसेस देखने को मिले। तो यहां पर बात की जा रही है, न्यू केसेस निकल कर आए 10,929, 10,929, और टोटल बात करें तो यहां पर अभी एक्टिविटी जो है पेशेंट जो यहां पर, ठीक है, तो एक तरीके से न्यू केसेस इतने निकल कर आ रहे हैं, एक तरीके से कम हो गए काफी यहां पर, अगर आप लोग देखिए, ठीक है। तो नवंबर की बात की जा रही है थोड़ा सा, तो अभी अच्छी बातें हैं, पर लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है चीजों को अच्छे से, ताकि चीजें आगे नहीं बढ़े। ये मुद्दा काफी इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी रिसेंटली अक्टूबर के महीने में हाईएस्ट पावर शॉर्टेज देखने को मिलेगा कंट्री में 5 साल के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहां पर 241 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर गुजरात सबसे ज्यादा, यहां दूसरे नंबर पर पंजाब, ठीक है, यहां पर 120, तीसरे नंबर पर गुजरात, यहां पर बेसिकली 214, ठीक है। इसी के साथ में कई सारे एरिया और भी है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कहां पर कितना शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी यहां पर इंडिया के अंदर बेसिकली बात की जा रही है 1200 के करीब मिलियन यूनिट जो है अक्टूबर के महीने में शॉर्टेज देखने को मिला। 5.5 ईयर में सबसे हाईएस्ट था यहां पर, क्योंकि कोयले की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम हो गई। पर लेकिन अगर लिखने के लिए कुछ मुद्दे आ जाते हैं तो ओनली कोयला नहीं लिखना है, कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन में दिक्कत आ गई, बहुत सारी जगह मॉनसून की वजह से पानी भर रहा था, तो उसकी वजह से एग्जैक्ट कोयला वहां से नहीं निकाल पाए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से कई सारे एरिया में कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं कोई मुद्दा देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन खत्म हो गई, बाहर से एक्सपोर्ट जो बाहर से जो हमारा इंपोर्ट आता है कोयले का वो प्रॉपर में टाइम पर नहीं पहुंच रहा, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो कोई भी एक मुद्दा नहीं लिखना है, कई सारे मुद्दे आप लोग के आंसर राइटिंग के होने चाहिए, जब आप लोग लिखने बैठे तो पॉइंट्स आप लोग के पास में होने चाहिए। अभी हमारे देश में गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पंजाब और राजस्थान, तो इन राज्यों में काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिला। क्या इनमें से किसी राज्य से आप लोग आते हैं तो बताइएगा। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप लोग बेसिकली याद रखिएगा। अगर आते हैं गुजरात से आते हैं तो दिक्कत है यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा, इतना बेसिकली 215 मिलियन यूनिट की शॉर्टेज देखने को मिली, ठीक है। इसी के साथ में शॉर्टेज यहाँ पर 77 के करीब झारखंड के अंदर में, बिहार के अंदर में 120 के करीब, ठीक है। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर 113, पंजाब के अंदर 121, राजस्थान के अंदर 242, रटनी नहीं है ये, ठीक है।
ये रखना कि शॉर्टेज रही है बस, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी सिमिलर कंडीशन थी, हालांकि वहां पर नॉर्मल चलती रहती है, पर लेकिन फिर भी चीज देखने को मिली। कोयले की जो इन्वेंट्री है वो काफी ज्यादा कम रही, यहाँ पर शॉर्टेज रह गया, तो इसके चलते भी ये माना जा रहा है कि नवंबर 5 को भी यहाँ पर कोयला ओनली इतना बचा है कि 7 दिन का काम चल सकता है, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। अब कोयले के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, हमारी कंट्री में नॉर्मली जो कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, ये एक लो क्वालिटी का कोयला है। और क्वालिटी कैसे यहाँ पर होती है, जैसे कि आप लोग एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, सबसे टाइट, सबसे तगड़ा कोयला, ठीक है। हमारी कंट्री में कोयला आप लोगों को देखने को मिलेगा बिटुमिनस वाला सॉफ्ट कोयला नॉर्मली, जो कि जलाने में ज्यादा अच्छा नहीं होता है। और ये होता कैसे है, नीचे पीट कोयला रहता है जिसको पीट बोलते हैं, नोट एक कोयला, इसको तो कोयले की कैटेगरी में रखते भी नहीं है। जब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग इधर को जाएंगे तो इंक्रीजिंग हीट और कार्बन कंटेंट, जिसमें हीट और कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा वो अच्छा कोयला है। तो एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है, सबसे हार्ड कोयला है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग इधर बढ़ेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, जैसे कि सबसे ज्यादा आप लोगों को किसके अंदर देखने को मिलेगा, पीट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट, फिर लिग्नाइट के अंदर, फिर बिटुमिनस के अंदर और फिर एंथ्रासाइट के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पर हीट और प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो अच्छे लेवल का कोयला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिटुमिनस को कई बार सब बिटुमिनस की कैटेगरी में इनको डालते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको लाइट, यहाँ पर एक तरीके से लिग्नाइट भी इसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। एक और छोटी सी बात, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि ये फैक्चुअल स्टेटमेंट देकर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा कोयला कहां पर प्रोड्यूस किया है, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे तो याद रखना सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस हमारे देश में कहां पर किया है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा, उड़ीसा में फिर, और छत्तीसगढ़ में। ये 3 सबसे ज्यादा ऐसे राज्य हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर मैप में आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। ये हो गया बेसिकली झारखंड, ठीक है, और ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया छत्तीसगढ़। तो ये जो ट्राइंगल है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कोयला लगभग 70% देश का कोयला जो है वो इन 3 एरिया से हमारे देश में निकल कर आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 70% देश का कोयला जो है वो यहाँ से निकल कर आता है, इन 3 राज्य से। क्या इन 3 राज्य से कोई है जो यहाँ पर लेक्चर देख रहा है, आप लोगों के लिए और भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये चुंबे वैली के बारे में। चुंबे वैली कहां पर है, अगर आप लोग मैप में देख पा रहे हैं तो ये अपनी प्यारी कंट्री है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये हो गया सिक्किम, और ये हो गया भूटान, और यहाँ पर ये चुंबे वैली है, ऊपर हो गया तिब्बत यानी कि चाइना वाला पार्ट। जूम करके जब देखोगे इसको तो ये हो गया सिक्किम, ये हो गया भूटान, और ये हो गया चाइना। तो यहाँ पर चुंबे वैली देखने को मिलेगी। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। हमारे लिए दिक्कत की बात क्या है, हमारे लिए दिक्कत की बात है चाइना जितने इसके अंदर घुसेगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए खतरा होगा इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। ये बहुत ही छोटा सा एक ऐसा रीजन है जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमारे साथ में कनेक्ट करता है, ठीक है। कल को चाइना आकर यहाँ पर घुस गया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट कर देगा। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको कई बार चिकन नेक का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, जैसे चिकन नेक बोल देते हैं, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोल देते हैं। क्यों, ये चिकन नेक काफी एक छोटा साइज से मुर्गी की गर्दन होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये यहाँ से कट गया तो ये 7 सिस्टर जो है वो साइड में हो जाएंगी कल को, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी, और चाइना जो है हमारा ये रास्ता कट कर सकता है। इसलिए बहुत सारे रास्ते हम लोग बांग्लादेश के थ्रू यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग पानी के थ्रू भी यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव हम लोग खोज रहे हैं, क्योंकि चाइना की हरकतें जो है वो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब ये ऐसी क्या दिक्कत पड़ेगी यहाँ पर, अभी यूएसए का जो यूएस कांग्रेस है ऑन मिलिट्री डेवलपमेंट, उनके द्वारा बताया कि चाइना चुंबे वैली में और अंदर घुस रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उधर भी यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं, और भूटान की टेरिटरी को भी बेसिकली एक तरीके से इंक्रीजिंगली उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना की ऐसी हरकतें हैं, तो इसके चलते इंडिया को सतर्क हो जाना चाहिए। तो चुंबे वैली कहां पर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहां है, चिकन नेक किसको बोलते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार कंफ्यूजन बना देती है एग्जाम में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं, डेंगू फीवर के बारे में कई सारे लोगों की जान चली गई, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड रहे, जिनको रिपोर्ट भी नहीं किया गया है। तो डेंगू जो फीवर है यहाँ पर, ये जो डेंगू भी आप लोग बोलते हैं, ये है बेसिकली एंडीज एजिप्टी मॉस्किटो है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फैलता है, और ये फीमेल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये फैलता है। और मैंने बताया अभी एक बार इन्फेक्टेड हो गया तो फिर वो ले डूबेगा, फिर वो अपना काम करेगा दबाकर। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोसीजर है जिसके थ्रू बोला जाता है कि इसको कम करना है। अगर बात करें यहाँ पर तो एक काफी इंपॉर्टेंट है स्टेरिलाइजिंग इंसेक्ट जो टेक्निक है यहाँ पर, ये क्या है, एसआईटी जिसको बोला गया, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है ये यानी कि स्टेरिलाइज करना। स्टेरिलाइज क्या है, इसको वधियाकरण बोलते हैं। वधियाकरण का मतलब क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्मली घर में जो बैल हुआ करते थे, अब तो नहीं देखने को मिलते, सबके ट्रैक्टर होते हैं। कैसा है, कोई जिसके घर में आज के में भी बैल है, जिनसे खेतों की जुताई की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली बैल आज के में नहीं देखने को मिलते, तो उन बैलों को क्या करते थे, घर में रहते थे, उनका वधियाकरण कर देते थे, ठीक है।
तो वधियाकरण करने की वजह से जो उनकी सेक्सुअल जो पावर है, जो सेक्सुअल जो डिजायर है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, अपने काम पर फोकस कर पाते हैं उसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर बेसिकली ये चीजें सही डायरेक्शन में चलती रहती है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि जब यहाँ पर जो मच्छरों का वधियाकरण आप लोग कर दोगे तो फिर मच्छर जो है वो जो प्रेग्नेंट जो बेसिकली है नहीं कि एक तरीके से जो मादा मच्छर रहेगी उसके साथ में फिर वो एक तरीके से अंडे पैदा नहीं कर पाएंगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे जब उनका वधियाकरण हो जाएगा। तो ये कोशिश की जाती है कि यहाँ पर इनको पहले क्या करते हैं, जो सारे बेसिकली मच्छर हैं उनमें से चूज कर लेते हैं कौन कौन से मेल मच्छर हैं, ठीक है। ये कुछ टेक्निक के थ्रू यहाँ पर और फिर उनका वधियाकरण किया जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू फिर ये वधियाकरण करके फिर उनको छोड़ देते हैं। तो फिर ये अगर मेल और फीमेल एक जगह पे रहेंगे तो भी यहाँ पर इनके जो एग हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो ये टेक्निक कई सारी कंट्री में यूज की गई रिसेंटली अभी यहाँ पर मच्छर जनित बीमारी को कम करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक थी जिसके बारे में समझ सकते हैं। वर्ल्ड में ये खतरनाक इतनी बीमारी है आज के डेट में बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालती है, ठीक है। तो ईयर वाइज केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में। आउट ऑफ द 70% ऑफ जो डेंगू केस हैं वो फ्रॉम एशिया से आते हैं, ठीक है। यानी कि एशिया में इंडिया को बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 34 से लेके और 40% के करीब यहाँ पर अकेला काफी ज्यादा है, ठीक है। एनीवेयर बिटवीन 34 से 40% के बीच में, तो ये काफी बड़ा बात है। तो इसके चलते हमारी कंट्री के ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन क्या रखना है, सबसे पहले तो जो पानी का जो बर्तन है उनको सबको ढककर रखो, कोई भी खुला हुआ नहीं रखना चाहिए क्योंकि साफ पानी में अपना लाइफ को एंजॉय करते हैं, ठीक है। इवन जैसे कि जो कमबोर्ड भी है उसके ऊपर भी ढक्कन आप लोग ढककर रखिए, यहां तक भी क्योंकि एक तरीके से दिक्कतें देखने को मिलती है उसमें भी। अगर बैठता है तो वहां पर भी जब एक फ्लैश उसको कर दिया जाता है तो साफ पानी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसमें भी बैठ सकता है वो, तो उसको भी आप लोग ढककर रखिए। कहीं पानी खुला नहीं रहना है, कोई भी पानी पीने का तो खासकर ढककर रखिए। कूलर, एसी, टायर पड़े रहते हैं छतों के ऊपर, उसमें पानी भरा रहता है, वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक तरीके से ये सारी चीजें ड्रेनेज वगैरह वो चोक करके रखने, ढक के रखने, तो ये सारे एक छोटे छोटे स्टेप है जो उठ सकते हैं। इसी के साथ में मिट्टी का तेल डाला जा सकता है हल्का फुल्का, क्योंकि वो क्या करता है उसके ऊपर वो बैठ नहीं पाता है, सरफेस टेंशन काफी खत्म कर देता है। ये क्वेश्चन भी जनरल साइंस के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, सरफेस टेंशन काफी खत्म होता है, उस पर पैर ही नहीं रख पाते हैं, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ओके। कई बार मुद्दा बन जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये आर्टिकल हालांकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं थोड़ा सा, पर फिर भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। HOOCH, तो हुच के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ये क्या होता है, बेसिकली इलीगल तरीके से बनाई गई शराब जो कि यहाँ पर लोगों के द्वारा कंज्यूम की जाती है और उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो ये मुद्दा काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। तो अभी हुआ क्या, बेसिकली बिहार के अंदर या फिर कई सारे और भी राज्य के अंदर, ओनली बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे एरिया में आप लोगों को ये हरकतें देखने को मिली, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कैसे यहां पर इससे निपट सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे लोग जब जान जाते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये अभी फिलहाल जो है ये सारी बैन किए गए हैं, जहां पर दारू, आज के दिन में शराब, वहां पर और ज्यादा हरकतें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो यहां पर उसी को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके चलते आज के दिन में चाहे गुजरात हो, चाहे वेस्ट बंगाल, मुंबई, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई जगह दुनिया भर के केसेस निकल कर आए। तो उसी की वजह से जान जाती है। तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था इसके बारे में। गलत तरीके से बनाई गई शराब, नकली शराब को पीते हैं जब लोकल एरिया के जो नहीं पौवे वगैरह पीते हैं वो यहाँ पर लोगों को ले डूबते हैं। तो अगर शराब भी पीनी है तो कम से कम इतने पैसे कमा लो कि अच्छे लेवल की शराब पी सको। ये मत बोलना कि सर तो शराब को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ कम से कम हेल्थ का तो ध्यान रखो, जो भी काम करना है उस तरीके से तो करो कि हाँ पीना भी है तो कम से कम लत नहीं छूट रही है तो अच्छी पी लो यार, जो शरीर पर नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, जो शरीर को पॉजिटिव इंपैक्ट डाले, ठीक है। ऐसी भी चीजें आती हैं, पर लेकिन वही है कि गरीब जो है हमेशा मारा जाता है इन सब चीजों के चक्कर में, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। हाँ, एक और छोटी सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो न्यूज देखने को मिलेगी, अभी त्रिपुरा के अंदर बेसिकली क्या किया गया, UAPA को लगा दिया गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। हमारी कंट्री में जो एक्ट लाया गया था, ये लाया गया था 1967 में। तो जब ये 1967 में लाया गया तो उसका एम ये था कि कैसे अनलॉफुल एक्टिविटी जो इंडिया के अंदर कोई होती है उसको हम लोग को रोकना है। तो उसके चलते ये एक्ट बनाया गया। फिर आगे चल के इसको ऑफिशियल गजट में इसको नोटिफाई किया गया और डेथ पेनल्टी तक का यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर लगा दी कि डेथ पेनल्टी भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो ये मुद्दे देखने को मिले। अभी फिलहाल क्या इसके अंदर रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया। आज की डेट में अगर यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो इसके अंदर 180 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 36-18, यानी कि एक तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर ड्यूरेशन रहता है कि आप लोग इसको यहाँ पर बेसिकली केस को निपटाना है। 2019 में अभी यहाँ पर इसके अंदर फिर से अमेंडमेंट किया गया। इंडिविजुअल को भी यहाँ पर बेसिकली अब टेररिस्ट डेजिग्नेशन की कैटेगरी में भी रखा गया कई जगह, तो वो भी मुद्दा निकल कर आया। और यहाँ पर जो NIA के तहत यहाँ पर बात करें तो इंपावर किया गया डायरेक्टर जनरल को कि वो इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कर सके। तो DSP या फिर ACP रैंक के ऑफिसर यहाँ पर काम करते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इसके बारे में कि क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। और कहां पर ये मुद्दा देखने को मिला,
ये मुद्दा देखने को मिला त्रिपुरा के अंदर में। तो त्रिपुरा कहां पर है, ये कहां पर है, बेसिकली हमारी कंट्री में ये मिजोरम को टच करता है और आसाम को टच करता है, ओनली 2 राज्यों को टच करता है और बाकी यहां पर टच करता है ये बांग्लादेश को। तो ये हो गया त्रिपुरा। लोकेशन जरूर देख लिया करो किसी भी अगर एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेसिकली यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा और मुद्दा है यहाँ पर, अजीत डोभाल जो है वो बेसिकली अभी यहाँ पर फ्रांस की यात्रा पर है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो फ्रांस के साथ में कैसे रिलेशन हमारे होंगे तो उसके बारे में देखते हैं। तो अपनी कंट्री कंपेयर में फ्रांस देखिए, फ्रांस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैप बेस तुरंत आप लोगों का तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की डेट में तो था बेसिकली आप लोगों का डिस्कशन। अब जो एथिक्स का जो केस स्टडी है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों का पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। जिसने ऐसे नहीं लिखा है वो भी ऐसे लिखना, अगर कोई लिख नहीं रहा है तो उसको ट्राई कीजिए, कोई माँ के पीठ से सीख के नहीं आता है, ट्राई करोगे तभी लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या क्या देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारी चीजें जानी जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मार्कस एग्रीमेंट क्या था वो सब चीजें हम लोगों ने समझी, किन किन मुद्दों के ऊपर यहाँ पर ये लड़ रहे हैं वो सारे मुद्दे हम लोगों ने समझे, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, और भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक चीजें और कौन इसके चीफ वगैरह और कैसे काम करता है सारी बातें बता दी, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कहीं लग जाती है तो क्या क्या दिक्कत है, कहां पर रखा गया है, किस आर्टिकल के अंदर, बेसिकली ये याद रखिएगा म्युनिसिपैलिटी के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। कोविड-19 के केस कम हो गए, अच्छी बात है। अभी यहां पर कोयले की वैसे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली वो सारी देखें, कौन कौन से तरीके के कोयले रहते हैं वो सारी बातें जानी। चुंबे वैली के बारे में समझा, कहां पर लोकेटेड है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाता है, याद रखिएगा। यहां पर मॉस्किटो मच्छर के बारे में बात करी, कई सारी इंपोर्टेंट मुद्दे, कैसे इसका स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है वो सारे मुद्दे भी समझे, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर यूएपीए क्या था उसके बारे में हम लोगों ने बात की, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिकली इलीगल तरीके से जो शराब पी जा रही है उसके बारे में हम लोगों ने समझा, क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है वो सारे मुद्दे। और एक यहाँ पर हो गया अजीत डोभाल जो भी विजिट पर यहाँ पर, ठीक है। आज का डिस्कशन नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा पीडीएफ सारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।